गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th का अध्याय 6 केंद्र सरकार का अध्ययन करेंगे। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है। राज्य क्या है? भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है तथा उसका उचित रूप से पालन न करने वाले को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गार्नर ने सरकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती है, सामान्यतः मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार के प्रमुख 3 अंग निम्नानुसार हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पर हुआ है। तो ये पाठ के अंदर से प्रश्न भी बनते जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपका बना कि गार्डनर के अनुसार सरकार की परिभाषा लिखिए। क्या हुआ? गार्डनर के अनुसार। ठीक है, पहली हो गया। तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीति निर्धारित की जाती है, सामान्यतः मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। ये गार्नर ने सरकार की परिभाषा दी है। दूसरा प्रश्न है, सरकार की प्रमुख अंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 2 प्रश्न हो गए आपके। पाठ के बीच से प्रश्न बनेंगे, तो ये ध्यान रखें। पहला है व्यवस्थापिका। सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर पर होता है। फिर वह व्यवस्थापिका का गठन कितने स्तर पर होता है? 2: संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया जाता है। संघीय जो व्यवस्थापिका है उसको हम क्या कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। कहाँ लिखा गया है ये? अनुच्छेद 79 के अंदर बताया गया है कि भारतीय संघ में एक संसद होगी जिसका निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों मिलकर करते हैं, जिनमें दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों की संयुक्त नाम संसद है। लोकसभा की रचना या गठन। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। तो प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सदस्य संख्या। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों की निर्वाचित क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। निर्वाचन।
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। सदस्यों के लिए योग्यताएं, वह कोई भी व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है या उसकी सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो देखिए। पहले, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। ये 4 शर्तें होनी चाहिए। इसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार किया गया है। अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। अध्यक्ष की कार्य और शक्तियाँ, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और क्या क्या शक्तियाँ हैं भारतीय, तो यह प्रश्न और आपको बनता है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों को बताइए। तो आपको ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। पहला हो गया गार्डनर के अनुसार सरकार की परिभाषा। दूसरा, सरकार के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। अब है आपका तीसरा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न ये बता रहा हूँ मैं, इनको आपको सोल्व करना है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को हैं। पहला बताया है, अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उनके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। नंबर 2, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। तीसरा, वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है, जिससे प्रवर समिति के सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उनके निर्देशों में ही कार्य किया जाता है। चौथा है, अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। पांचवा, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। तो ये क्या हो गई, ये इसके 5 क्या हो गए, उसके कार्य में इसकी शक्तियाँ हो गई। ठीक है, ये 5 हैं उसके। राज्यसभा की रचना या गठन कैसे करते हैं? राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय, या इसको हम राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या
खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसको अंडरलाइन करें। कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति के आधार पर इनका चयन होता है। सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यताएं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए। अंतर केवल यह है कि लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु, किंतु राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। अब इसमें ये अंतर है, लोकसभा के सदस्य के लिए उसकी उम्र है 25 वर्ष और यहाँ राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक की आयु होना आवश्यक। तीसरा, सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, ये अंतर है। और लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चौथा है राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। संसद के कार्य तथा शक्तियाँ। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो गया आपका, संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। इससे पहले था आपका अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियाँ, अब यहाँ पर है संसद की कार्य एवं शक्तियाँ। पहली है विधायी शक्ति। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानून का निर्माण करना। तो क्या होगा? कानून निर्माण। संसद को संघीय सूची में और संबंधित सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि संबंधित सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषय पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों संविधान की संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। वित्तीय शक्तियाँ। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जब तक संसद लोकसभा में से स्वीकृत न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। आज यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम प्रशासनिक शक्तियाँ जो हैं, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ, ये अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको बताए। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ करनी है आपको, अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ करनी है, गवर्नर की सरकार की जो परिभाषा वो करनी है, ठीक है। संसद के तीनों अंगों के नाम बताने हैं। धन्यवाद।